नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल स्वास्थ्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 2019 मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी चर्चाएं की थी। बहुत ही विस्तार से मैंने आपको 2019 मेंस में के जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वे एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, इस बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बातें की थी, समझाया था। आज 2019 मेंस के विषय पर, अर्थात मेरे विषय पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मैं यह वीडियो लेक्चर आपके बीच लाकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि 2019 मेंस मतलब ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 3 का जो पार्ट बी है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। पिछले वीडियो से मैं यह समझता हूँ, मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से आप लोगों ने पिछले वीडियो का लाभ उठाया होगा और 2019 मेंस के विद्यार्थी को लेखन कौशल के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। मैंने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी कि एक अच्छे उत्तर की क्या खाका हो, क्या संरचना हो, क्या स्ट्रक्चर हो। इस पर 2 पार्ट पर हमने बात की थी। एक कंटेंट का पार्ट था और दूसरा प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का पार्ट था। आज के इस वीडियो में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था मेरे विषय पर चर्चा करूंगा और मैं आपको जो पेपर नंबर 3 का पार्ट बी है, 7वें नंबर का टॉपिक 7.1 से लेकर 7.17 तक, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स पर आपके कंटेंट, आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो, इन तमाम बिंदुओं पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले विषय के बारे में लिखता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, या यूँ कहूँ इंडियन इकोनॉमी। जो विद्यार्थी इस वर्ष मेंस देने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर नंबर 3 लिखते भी चलता हूँ मैं, पेपर नंबर 3 का पार्ट बी 7 नंबर का टॉपिक है 7.1 से 7.17। सबसे पहले कुछ चर्चा इस विषय के बारे में कर लेते हैं। सिलेबस में आने से पहले एक बात मैं आप लोगों से यहाँ बोलना चाहूँगा कि अगर पिछले वर्षों के ऐसे बच्चे जो MPPSC में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, उनके स्कोर कार्ड पर अगर आप नज़र डालें तो आप ये पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सेगमेंट है, मतलब पेपर नंबर 3 का जो पार्ट बी का सेगमेंट है, उसमें सफल विद्यार्थी के भी स्कोर अपेक्षाकृत कम आए हैं। मैं कई विद्यार्थियों से इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ मुझे इस विषय में चर्चा करने का मौका मिला है। स्कोर कार्ड पर जब मैंने नज़र डाली है तो मैं पाया हूँ कि ओवरऑल एक मेंस में अच्छा स्कोर लाने के बाद भी ये वाला जो पार्ट था, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो ओवरऑल जब सारे पेपर का हम मार्क्स कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो पेपर नंबर 3 का पार्ट बी है, ये आम तौर पर स्टूडेंट्स का एक कमज़ोर सेक्शन रहा है, एक वीक पार्ट रहा है। अब कारण क्या हो सकते हैं इसके? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। क्या वाकई ये पेपर इतना टफ है, या क्या स्टूडेंट्स इतने नॉलेजेबल नहीं है, ये सब्जेक्ट इतना लेंदी, इतना टफ है कि स्टूडेंट्स इस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या परीक्षक इसमें अच्छे अंक नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि परीक्षक अंक देने और अंक काटने दोनों के लिए नियुक्त किए गए हैं। परीक्षक को के अंक काटने का शौक़ नहीं है, या परीक्षक अंक काटना ज़बरदस्ती नहीं चाहता, वह अंक देने के लिए बैठा हुआ है। आप अगर अंक कटवाना चाहते हैं तो उसकी वो मजबूरी हो जाती है। तो अंक अच्छे कैसे इस विषय पर लाएं, मूल प्रश्न ये है। तो अंक कैसे अच्छा अर्जित करें, इसके लिए मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। ओवरऑल एक तो पेपर नंबर जो 3 है, ये कंटेंट बेस्ड पेपर है, नॉलेज बेस्ड पेपर है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा दाएं बाएं नहीं चल सकते, टू द पॉइंट सटीक आंसर्स आपको लिखने होंगे। अभी मॉक टेस्ट के जरिए भी जब हम बहुत से स्टूडेंट्स
के आंसर राइटिंग को चेक करते थे या करते हैं, उनके मॉक टेस्ट पेपर को चेक करते हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस विषय में यह पाता हूँ कि जो पूछा जा रहा है उसमें सटीक जवाब स्टूडेंट्स नहीं लिख पा रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं और यह कारण कॉमन भी नहीं हो सकता, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो ये कारण क्या है? तो मुझे सारी चीज़ों का आकलन करने पर एक बात ऐसा समझ में आता है कि मुख्यतः जब मैं अपना जो स्कूल मतलब मिडिल स्कूल, अपर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज और उसके बाद की पढ़ाई, इस विषय या इस चीज़ के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10th में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स हमने कभी नहीं पढ़ा। 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, इन्होंने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। कॉलेज में जो इस स्ट्रीम में आगे बढ़े उन्होंने भी कॉमर्स की पढ़ाई की, कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई की, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। हायर एजुकेशन में किसी ने इकोनॉमिक्स से एमए किया, किसी ने एमबीए किया, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका या उस पर्टिकुलर सेगमेंट के स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अपेक्षाकृत मजबूत हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि उन स्टूडेंट्स का भी इस विषय पर एमपीपीएससी के सिलेबस के पर बहुत अच्छी पकड़ हो, यह संभव कई बार नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि जो हमने स्कूल, कॉलेज या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी वो भी कहीं ना कहीं कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट था। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल भी अगर लूँ तो मैं यह पाता हूँ कि मैंने 11th-12th में कॉमर्स की स्टडी की, मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया। तो इकोनॉमिक्स से मेरा संबंध कहीं ना कहीं हमेशा से रहा। लेकिन बावजूद इसके जब मैंने एमपीपीएससी मेंस में पढ़ना और बाद में पढ़ाना चालू किया तो मैंने पाया कि यहाँ इकोनॉमिक्स जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स देकर अगर समझाऊंगा तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा आसानी से ये बात समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोर इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ना चालू किया था तो हमारी पढ़ाई चालू हुई थी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र से। तो वहाँ हम मुख्य रूप से कोर इकोनॉमिक्स में नियम पढ़ते थे, सिद्धांत पढ़ते थे, ठीक है, जैसे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। एक वहाँ पर थ्योरी हम पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक शब्द आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी शब्द का अर्थ है उपयोगिता। मतलब अगर एक सेंटेंस में मैं इसको व्यक्त करना चाहूँ तो वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, इसी को यूटिलिटी कहा जाता है। तो मैं ये पाता हूँ कि हमने वहाँ जो कोर इकोनॉमिक्स की स्टडी की वो इकोनॉमिक्स बहुत हद तक अब यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है और यहाँ कायदे से इकोनॉमिक्स नहीं, हमारे सिलेबस में जो शब्द यूज़ किया गया है वो क्या है, सामने आपको दिख रहा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमी। एक शब्द है यहाँ पर अर्थव्यवस्था। इस मुद्दे पर भी आऊँगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो यहाँ कुल मिलाकर हमको भारत की अर्थ से संबंधित व्यवस्थाओं को पढ़ना है, कोर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। कोर इकोनॉमिक्स में हम उत्पादन के 4 कारक होते हैं। जो बच्चे अभी मेंस अपीयर होने वाले हैं, इतना तो उनको जानकारी इस सब्जेक्ट के बारे में होगी कि उत्पादन के 4 कारक हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या क्या है वो कारक? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भूमि, श्रमिक, पूंजी और संगठन। ये 4 उत्पादन के कारक हैं। इन कारकों को कुछ न कुछ इनको इसका कंपनसेशन मिलता है, इनको क्षतिपूर्ति मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है प्रॉफिट। कोर इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम ये 4 जो फैक्टर्स हैं इनका जो कंपनसेशन है इसकी भी थ्योरी पढ़ते थे। जैसे रेंट थ्योरी बाई रिकार्डो 1806 के डेविड रिकार्डो ने रेंट के बारे में थ्योरी दी थी। तो वो पूरी थ्योरी हम कोर इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। बहुत सारे टॉपिक हमने ऐसे भी पढ़ा था उस समय जो अभी सिलेबस में है। जैसे अभी मैं जब सिलेबस में आऊँगा तो इस विषय पे चर्चा करूँगा।
बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था हमने, बहुत शॉर्ट में पढ़ा था वहाँ, ठीक है। यहाँ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स एंड फिगर के लिए हम बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम के फैक्ट्स याद करते हैं। मेंस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी, उसके कार्य और तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय भी था, राष्ट्रीय आय यहाँ भी है। वहाँ राष्ट्रीय आय में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ते थे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। राष्ट्रीय आय के अलग अलग विधियाँ होती हैं राष्ट्रीय आय के आकलन की, ये सब आपने पढ़ा होगा। मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं। एक वैल्यू एडेड मेथड होता है जिसे हिंदी में हम मूल्य वर्धित विधि कहते हैं, एक आय विधि होती है इनकम मेथड, और एक व्यय विधि होती है एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर भी राष्ट्रीय आय है, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ते थे कि आपको बहुत सारे डेटा दिए होंगे और आपको कहा जाएगा कि वैल्यू एडेड मेथड से इन आंकड़ों की मदद से राष्ट्रीय आय का आकलन कीजिए। एमपीपीएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। एमपीपीएससी मेंस में आपको क्वेश्चंस आएंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आपको केवल विधियों का जिक्र करना है, वहाँ किसी प्रकार के डेटा की आवश्यकता नहीं होती और न उसके आधार पर कोई कैलकुलेशन करना होता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कायदे से जो हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सामान्य अध्ययन के रूप में हमें पढ़ना है। प्री डिसाइडेड सिलेबस होगा। उस प्री डिसाइडेड सिलेबस में अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को जो कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी अगर आप स्टडी करें तो एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मेरे आगामी वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पे बहुत ही विस्तारित तरीके से चर्चा करूँगा, प्रत्येक टॉपिक का। अभी फ़िलहाल मैं केवल सिलेबस की यहाँ पे चर्चा करने आया हूँ, या उसके बारे में मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं और उन टॉपिक्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि अधिकतम अंक हमें एमपीपीएससी के मेंस में अर्जित हो सकें, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 7.1 से लेकर 7.17 तक आने से पहले मैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है पहले मैं उसको आपको समझा दूँ। जो रेगुलर क्लासरूम के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में मैं ऐसा कहूँ कि मैंने सारे नोट्स आपको ऑलरेडी इसके बनवाए हैं, अर्थशास्त्र के बारे में भी, अर्थव्यवस्था के बारे में भी। ऐसे बच्चे जो अभी तक लाइव क्लासेस में जिनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, उन बच्चों को भी आज इस वीडियो के माध्यम से एक ब्रीफ, एक ओवरव्यू मैं इन दोनों पॉइंट्स का दे देता हूँ। तो यहाँ 2 शब्दों का मैंने प्रयोग किया। एक शब्द मैंने यहाँ पर यूज़ किया अर्थशास्त्र, और दूसरा शब्द मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, और एक शब्द है अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे? इकोनॉमिक्स, और ये है इकोनॉमी। दोनों शब्दों को देखने पर आपको एक अंतर समझ में आता है कि यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है अर्थ के साथ शास्त्र का, और यहाँ पर अर्थ के साथ शब्द जुड़ा है व्यवस्था का। एक अंतर तो आपको ये समझ में आ रहा है। शास्त्र मतलब क्या है? किसी भी एक फील्ड में, विधा में बहुत ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करना, या उस विषय में जो नियम, कानून, सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ाई करना। यहाँ किसके बारे में ज्ञान अर्जित करना है? अर्थ के बारे में। अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। संकीर्ण तरीके से मैं अगर इसे समझाना चाहूँ तो हम जब इस विषय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, इन सब का कहीं ना कहीं एक अध्ययन है, और ये हम काफ़ी समय तक पढ़ते आए भी हैं। वर्तमान समय में अगर बात करूं तो वे समस्त आर्थिक क्रियाएं जो व्यक्ति एवं राज्य के द्वारा किए जा रहे हैं, वे समस्त आर्थिक क्रियाएं इस विषय के अंतर्गत शामिल हैं।
चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो गरीबी का अध्ययन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, राष्ट्रीय आय हो, विदेशी विनिमय हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, ये समस्त गतिविधियाँ इस विषय के अंतर्गत आती हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इस विषय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो मास्टरपीस 1776 में, जो पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, एडम स्मिथ, इन्होंने जो एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बुक के माध्यम से अर्थशास्त्र को बहुत ही सही तरीके से मैं कहूँ जो प्रस्तुत किया था एडम स्मिथ ने, उसके बाद इस विषय की महत्ता बढ़ी और उनके इस कार्य के लिए ही कहीं ना कहीं एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक बात यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ मैं। अब अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कायदे से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस में मेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस उठेंगे। आपको 3 नंबर का ही अगर प्रश्न आया, ठीक है, एडम स्मिथ, तो हम अगर एडम स्मिथ के बारे में 3-4 लाइन नहीं लिख पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हमको लिखना पड़ेगा कि ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, फिलोसफर थे, और कहीं ना कहीं सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्र में इन्होंने इस मास्टरपीस को लिखकर अर्थशास्त्र को एक नया डायमेंशन दिया। पूंजीवाद के समर्थक थे वो, उन्होंने इस विषय को धन का विज्ञान कहा, और उनके तमाम इस रिसर्च के माध्यम से, उनके इस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से बाद में पाया गया कि वो ऐसे पहले सफल व्यक्ति थे जिन्होंने इस विषय को ज़्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। इसीलिए एडम स्मिथ के से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। 3 नंबर के हिसाब से यहाँ क्वेश्चंस आएंगे। बाद में अर्थशास्त्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसके 2 मुख्य भाग बने, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो। नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। एकल इकाइयों का अध्ययन, जब हम एकल इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। एक व्यक्ति की मांग क्या है, एक व्यक्ति या एक फर्म कितनी पूर्ति कर सकता है, कीमत निर्धारण किस प्रकार से होगा, इन तमाम बिंदुओं पर जब बात होती है तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। जब इन्हीं चीज़ों को समग्र स्तर पर रखा जाए, एग्रीगेट, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग व्यवस्था, समष्टि स्तर पर जब अर्थशास्त्र को पढ़ने का प्रयास किया जाए, समग्र स्तर पर जब अर्थशास्त्र को पढ़ने का प्रयास किया जाए तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। 1776 में एडम स्मिथ ने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का आधुनिक रूप से प्रयास किया। ये चीज़ें चलती गई। इस विषय को लेकर अलग अलग राय थे लोगों के, अलग अलग मत थे कि यह कितना कारगर सिद्ध हो सकता है लोगों के जीवन को या लोगों के जीवन में कल्याण लाने के लिए, क्योंकि किसी भी विषय का अंतिम उद्देश्य यही है कि लाभ अर्जन एक उद्देश्य है, लेकिन साथ में समाज की भलाई हो, जन कल्याण हो, पब्लिक वेलफेयर हो। तो पाया गया कि यह विषय कहीं ना कहीं अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है। कैसे भटक रहा है? अगर इस विषय में इतना दम होता तो पब्लिक वेलफेयर हमेशा होता, लेकिन 1929 में या यूँ कहूँ 1930 के दशक में जब लोगों ने ये देखा कि यह विषय कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक रहा है, या मैं ये कहूँ कि अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कैसे नहीं कर पा रहा है? जब इस विषय पर लगातार शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, और इस विषय का उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में कल्याण लाना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। लेकिन 1929 के महामंदी के बाद, वैश्विक मंदी के पश्चात, या मैं यूँ कहूँ 1930 के दशक में, जब लोगों ने देखा कि वैश्विक स्तर पर इतनी मंदी जो छाई हुई है, उस मंदी का उपचार यह विषय क्यों नहीं कर पा रहा है।
तब यह पाया गया कि अर्थशास्त्र केवल माइक्रो लेवल पर पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट को मैक्रो लेवल पर लाकर रखना होगा। और यहाँ पर फिर से एक व्यक्ति आते हैं 1936 में, जॉन मेनार्ड किन्स, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो विषय है यह एक वृहद स्तर पर, एक बड़े स्तर पर अध्ययन करने वाला विषय है। बाद में या बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस मत को सहमति दी और इसीलिए बाद में समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन माने गए? जॉन मेनार्ड किन्स, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में भी यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ओवरऑल अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ऐसे तो फिर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने भी लिखी है, इसकी जानकारी आपको होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। तो यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग समय पर इस विषय पे काफ़ी शोध हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुआ है और कोई भी विषय अपने पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच सकता। निरंतर यह विषय अगर डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ता है तभी जाकर इस विषय की उपयोगिता समाज को मिल पाती है। अर्थशास्त्र विषय में वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी निरंतर प्रगति होती रहेगी और यह विषय निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में 3 नंबर पर भी हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ ले। फैक्ट्स मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था क्या है। हमने यहाँ ज्ञान अर्जित कर लिया, हमने यहाँ नियम बना लिए, सिद्धांत बना लिए। किस प्रकार के नियम और सिद्धांत? इस विषय की आवश्यकता ही नहीं होती अगर कुछ बातें नहीं होती। किसी भी विषय की आवश्यकता तब होती है, समाजशास्त्र हम पढ़ते हैं क्योंकि हमको सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ना है, जानना है और उन चीज़ों को अप्लाई करना है जो सामाजिक संरचना के लिए की बेहतरी का प्रयास करें, उसमें और अच्छाई लाए। इसीलिए हम परिवार के बारे में, समाज के बारे में, विवाह के बारे में, धर्म जाति के बारे में इस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी हम समस्त आर्थिक क्रियाओं के बारे में और इन आर्थिक क्रियाओं का जो ट्रेंड है, जो संरचना है, इसमें बदलाव निरंतर आता जाता है। किसी भी फील्ड में, कर की मैं बात करूं तो कर संरचना पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में ही अलग थी। 1 जुलाई 2017 को हमने जीएसटी लॉन्च किया तो वहाँ पर सरकार के द्वारा यह करने का प्रयास किया गया कि समस्त जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र की सरकार है, इनके अप्रत्यक्ष कर ढांचा एक जैसा हो ताकि एकीकृत साझा बाजार तैयार किया जा सके। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न कर लगाने के कारण जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर कई बार देखने को मिलता था, जिससे कहीं ना कहीं उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पक्ष हतोत्साहित होते थे। तो इस उद्देश्य से जीएसटी लाकर उस समस्या के समाधान को करने का प्रयास किया गया। तो यह विषय निश्चित रूप से जैसे जैसे संरचना में बदलाव आएगा वैसे वैसे रिसर्च करके यह विषय यह प्रयास करेगा कि लोगों के पास जो सीमित संसाधन हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं जब अर्थशास्त्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में, अगर हमने ये विषय लिया है तो सबसे पहला लाइन हम यही पढ़ते हैं, ठीक है, सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति। सीमित संसाधनों से, ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो असीमित हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं में कोई भी एक बिंदु, या इसे मैं उलट दूं कि संसाधन क्या हो जाए? असीमित, और इच्छाएं क्या हो जाएं? सीमित, इस विषय की आवश्यकता ही नहीं रहेगी या प्रासंगिकता नहीं रहेगी कि आप जो चाहो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन चूंकि संसाधन है सीमित और इच्छाएं हैं असीमित, तो ये जो कहीं ना कहीं गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये विषय मददगार सिद्ध होता है, साबित होता है। अब असीमित इच्छाओं में क्या करते हैं हम? अपनी जो प्राथमिकताएं हैं इस विषय का सहारा लेकर उसको डिसाइड करते हैं और वो डिसाइड करने के पश्चात
जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका हम इष्टतम प्रयोग करते हैं, बेहतर, इंग्लिश में इसके लिए शब्द है ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करना इस विषय का कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य है। व्यक्ति और राज्य इस विषय का सहारा लेकर इन तमाम चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी बातें हैं किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। जब बात व्यवस्था की आती है, अर्थव्यवस्था की, हमने इस विषय पर रिसर्च करके तमाम नियम और कानून बना लिए, सिद्धांत हमने बना लिए। अब इसको अप्लाई कहाँ करें? कोई तो एक टेरिटरी हो, कोई तो एक बाउंड्री हो, कोई तो एक सीमा हो जिसके अंदर हम इस विषय को क्रियान्वित करें। तो अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप है वही अर्थव्यवस्था है। मतलब कि जो नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं इस विषय के अंतर्गत, उस विषय का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन जिस क्षेत्र विशेष में होगा वह क्षेत्र विशेष अर्थव्यवस्था कहलाएगा। मतलब अर्थव्यवस्था शब्द में अगर अकेले यूज़ करूं इस शब्द को तो यह अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है जब तक कुछ प्रत्यय इसके मतलब उपसर्ग इसके आगे ना लगे, प्रीफिक्स और सफिक्स में, ठीक है, कि जब तक इसके पहले कोई शब्द न जुड़े तब तक यह शब्द अपने आप में अपूर्ण है। जैसे केवल मैंने अर्थव्यवस्था शब्द का उपयोग किया कि अर्थव्यवस्था में बहुत बेरोजगारी है। अब यह लाइन अपने आप में स्पष्ट नहीं है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? रूस की अर्थव्यवस्था में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, चीन की अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में? संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं, हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है जो आगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो किस अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक संरचनात्मक किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है, जब तक यह बात नहीं लिखी हुई है तब तक यह सेंटेंस अपने आप में एक अपूर्ण सेंटेंस या वाक्य है। इसीलिए अर्थव्यवस्था भी एक अपूर्ण शब्द है। यह पूर्ण तब होता है जब इसके पहले किसी शब्द को जोड़ा जाए। अगर भारत की संदर्भ में हम बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था इसके लिए एक पूर्ण शब्द होगा। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष कौन सा है? अर्थव्यवस्था। इन तमाम बातों के आधार पर मुझे लगता है कि यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। वापस इन दोनों के डिफरेंस को समझाने के पश्चात MPPSC का आगामी जो भी कैलेंडर जारी होगा उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो होगी वो होगी 2019 के मेंस। और यह सिलेबस संभवतः अंतिम बार यह सिलेबस उपयोग में लाया जाएगा क्योंकि नया सिलेबस आ चुका है और उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो जो पुराना सिलेबस है अभी तो फिलहाल 2019 के मेंस के विद्यार्थियों को उसी सिलेबस के आधार पर अपनी आंसर लिखनी होगी, अपनी उत्तर पुस्तिका को उसी हिसाब से सजाना होगा, अपने लेखन शैली को, लेखन कौशल को उसी डायरेक्शन में लेके जाना होगा। तो जो 17 टॉपिक 7.1 से 7.17 मैं पुनः यहाँ पर एक बार जिक्र करता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था जो पेपर नंबर 3 का बी पार्ट है उसमें 7वें नंबर का जो ये कॉलम है जहाँ 7.1 से 7.17 ये जो सिलेबस में हमको टॉपिक दिए गए हैं इन टॉपिक्स पर हम अपनी कमांड कैसे करें। टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लाया है लिखकर, जिस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। थोड़ी देर पहले मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा था कि आमतौर पे जब हम टॉपर्स के डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जो ऑलरेडी बन चुके हैं एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू, इनके भी जब हम स्कोर कार्ड पर नज़र डालते हैं तो कई बार मैं यह पाता हूँ कि पेपर नंबर 3 का जो पार्ट बी है ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोर विषय रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, अधिकतम बच्चों का। तो इस विषय पर हम अधिकतम अंक कैसे अर्जित करें, यह 150 नंबर का पेपर है, इस बात का भी जिक्र यहाँ कर लेते हैं हम। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस 150 मार्क्स में हम अधिकतम अंक कैसे लाएं,
और एक अच्छा स्कोर क्या है इसमें, मेरा मानना ये है कि अगर 100 के आसपास या 100 प्लस इसमें नंबर लाया जाए तो ये एक अच्छा मार्क होगा, ये अच्छा मार्क है, ठीक है, ये अच्छे अंक हैं। इन अंकों के आधार पर ओवरऑल आपकी मेरिट लिस्ट में जो मेरिट बनेगी वो कहीं ना कहीं आप यह विषय आपको ऊपर तक ले जा सकता है। दूसरी बात, यह एक फैक्ट्स पर आधारित, ठीक है, कंसेप्ट पर आधारित कहीं ना कहीं पेपर है। तो यहाँ अगर उत्तर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखें, अधिकतम अंक अर्जित करें। स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल सटीक हो, उसी स्ट्रैटेजी पर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी हो, पूछा क्या गया है और लिख क्या रहे हैं। अगर ये बातें वहाँ होती हैं तो निश्चित रूप से अंक कम आते हैं। पूछा जो गया है वही अगर लिखा जाए निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो 150 मार्क्स का ये जो पेपर है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे बाकी पेपर में भी हैं। 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स। 3 नंबर के जो प्रश्न है ये 15 प्रश्न होंगे, 45 मार्क्स का है ये 10 प्रश्न होंगे 60 और ये 3 प्रश्न होंगे 45 एंड 45 90 मार्क्स हो गए प्लस 60 आउट, मतलब ओवरऑल 150 नंबर यहाँ पर पूर्णांक के रूप में रखा गया है। 17 टॉपिक इसके अंतर्गत हैं। टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। इन टॉपिक्स का डिटेल, सभी टॉपिक्स के बारे में कंटेंट पर्याप्त मात्रा में आपके नोट्स में अवेलेबल है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से ऑलरेडी मैं इसका नोट्स आपको क्लास में बनवा चुका हूँ। ऐसे बच्चे जो इस वीडियो के माध्यम से इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उनके पास ये कंटेंट या नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप संपर्क करके PDF हमसे यहाँ मांग सकते हैं और PDF हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नोट्स जो आपके पास हैं, उन नोट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये सिलेबस के प्रत्येक एक पार्ट को उस नोट्स में कवर किया गया है। बहुत ही विस्तारित तरीके से, बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से सारे उत्तर आपको लिखवाए गए हैं। 7.1 जो पहला टॉपिक है, सिलेबस में लिखा हुआ है भारत में विकास का अनुभव, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। अर्थात इस टॉपिक में इस बात की चर्चा करनी है कि भारत में विकास का अनुभव क्या रहा। जब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को जानते हैं या जब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहें इतिहास से, इतिहास के बाद मध्यकाल, मुगल काल, अंग्रेज़ों का शासन, आज़ादी के पश्चात वर्तमान स्थिति, ये तमाम बातों को जब हम पढ़ना चाहें और उसके आधार पर हम इस विषय या इस टॉपिक पे कुछ लिखना चाहें तो उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे। तो पहला टॉपिक होगा भारत में विकास का अनुभव। अच्छी बात यह है कि 7.5 जो टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड हैं या कोरिलेटेड हैं। जब हम भारत में विकास का अनुभव पढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग से लेके टिल टुडे, आज तक की पूरी कहानी, सारी चीज़ें हमको वहाँ पर पढ़नी होंगी और उसी कंटेंट के बेसिस पे भारत में वर्तमान में क्या क्या चुनौतियाँ हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति क्या है, ट्रेंड्स क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, मैं ये कहूँ विशेषताएँ क्या हैं, इन तमाम पॉइंट्स पे यहाँ पर हमको बातें करनी होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इनमें नई प्रवृत्तियाँ और नई चुनौतियाँ भी शामिल होंगी। वर्तमान में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसका कहीं ना कहीं संबंध कोविड-19, कोरोना, ये जो काल है, इससे संबंधित भी वहाँ पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने होंगे। तो कुछ वैल्यू एडिशंस आपको और वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स में करने होंगे। तो पहला टॉपिक जो है भारत में विकास का अनुभव, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें अमूमन 3 मार्कर्स और 6 मार्कर्स के क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे। 2014 से लेकर 2018 तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर के जो क्वेश्चंस हैं इंडियन इकोनॉमी के, उन टॉपिक्स पे भी मैं अपने वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचाऊंगा और वहाँ पर प्रत्येक टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस किस वर्ष आए हुए थे इस पर भी हम चर्चा करेंगे हमारे आगामी वीडियोज़ में। मेरा मानना ये है कि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सामान्यतः 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
क्योंकि ये लॉन्ग आंसर्स टाइप के यहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ एक बात ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि जो 17 टॉपिक हैं इसको बहुत ही रणनीति के साथ स्मार्ट वर्क करते हुए, स्मार्ट स्टडी करते हुए कवर करना चाहिए कि आपको कम से कम पढ़ना भी पड़े और आप बेहतर से बेहतर वहाँ पर उत्तर लिखने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसे तो अगर मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं तो इसमें हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, वो टॉपिक 100% आप अगर ये माने कि मैंने कंप्लीट कर ली है तो ये संभव नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बच्चे अगर चाहें तो ये कर सकते हैं कि यहाँ केवल बड़े उत्तरों को तैयार करके 15 नंबर के हिसाब से उत्तरों को तैयार करके ये टॉपिक यहाँ पर कंक्लूड किया जा सकता है। 7.2 बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। 2018 के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस भी आए थे, 6 नंबर के भी प्रश्न पूछे गए थे। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण, कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। बहुत कॉमन सेंस वाला टॉपिक है ये कायदे से कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण मंद क्यों है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर ये टॉपिक आप पढ़ के नहीं भी गए थे, मध्य प्रदेश एक विषय के रूप में आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और आमतौर पे किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश विषय उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में ही हमें वहाँ मुख्य रूप से पढ़ना होता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बच्चों के बीच एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। 7.3 बहुत लेंथी टॉपिक है। 1991 के बाद से हुए आर्थिक सुधार, 1991 फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, 1991 के बाद के हुए आर्थिक सुधार, किन किन क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ? औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। इन क्षेत्रों के बारे में क्या क्या इन क्षेत्रों में 1991 अर्थात प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार के पश्चात क्या रिफॉर्म्स हुए थे, क्या सुधार हुए थे, इन पर यहाँ प्रश्न बनेगा। 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियोस में करेंगे। 7.4 ये फिर कहीं ना कहीं 7.3 वाले टॉपिक से कोरिलेटेड है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। LPG शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत यहाँ पे भी अमूमन इस टॉपिक से आपको 6 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7.5 मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि यह टॉपिक कहीं ना कहीं 7.1 वाले टॉपिक से कोरिलेटेड है। 7.6 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, भारत में विकास का नियोजन, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। आपको विश्वेश्वरैया योजना से लेकर सर्वोदय योजना तक और उसके पश्चात योजना आयोग, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वर्तमान में नीति आयोग और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी होती हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। पिछले जो भी प्रश्न पत्र आप देखेंगे उसमें सर्वाधिक आपको इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे कि विश्वेश्वरैया योजना क्या था, 3 मार्कर्स, गांधीवादी योजना क्या है, पीपुल्स प्लान जन योजना क्या है, विश्वेश्वरैया योजना क्या है, नीति आयोग की संरचना की व्याख्या कीजिए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 3, 6 और 15 तीनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 7.7 जो टॉपिक हमको दिख रहा है वो है राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोर इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक को स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ा जाता था। GDP, GNP, NDP, NNP, इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पर बात करनी होती है, पढ़ना होता है, आंसर लिखना होता है। मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय के लेखांकन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको चर्चा की थी, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है, यहाँ पर इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो ये तमाम मेथड्स के बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी होती है। सिंपल 15 नंबर के प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं
कि राष्ट्रीय आय के आकलन का महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय आकलित करते समय सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम आगामी वीडियोस में चर्चा करेंगे और मैं आगामी वीडियोस में उन टॉपिक्स को पहले लेने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ताकि वे स्टूडेंट्स जो इस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं वे आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें और आगामी परीक्षा में अच्छे आंसर्स लिख सकें। 7.8 फिर से एक व्यवहारिक सा टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इश्यूज़, आधारभूत अधोसंरचना विकास एवं मुद्दे। 15 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से भी आपको देखने को मिलेंगे। 7.9 प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक आप पढ़ते ही हैं, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन एवं प्रव्रजन। गरीबी मीन्स पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड माइग्रेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स से बेहतर बेरोजगारी के बारे में और कौन बता सकता है, जहाँ इतनी बेरोजगारी की महामारी फैली हुई है। यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। किसी बेरोजगारी के एक प्रकार पे 3 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छदम बेरोजगारी कहा जाता है इसे, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है इसे, अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है इसे। तो तमाम बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इन पे 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। बेरोजगारी के मापन की विधियों पे प्रश्न बनेगा, गरीबी के आकलन की विधियों पे प्रश्न बनेगा, निरपेक्ष और सापेक्ष बेरोजगारी के अंतर पर प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये तमाम यहाँ पे क्वेश्चंस 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। 7.10 एंड 7.11 ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो क्षेत्रीय कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे मुख्य रूप से, इन चीज़ों पर यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। 7.12 फिर से एक बहुत ही करंट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विकास का सूचकांक, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने प्रीलिम्स में भी सूचकांक पढ़े होंगे, HDI, मानव विकास सूचकांक। पिछले 2018 के प्रश्न पत्र में भी ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, ठीक है, कि मानव विकास सूचकांक के आयाम कौन कौन से होते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट हैं, आप लिख दें, 3 में 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। 7.13 कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एंड MP, भारत और मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो सिस्टम है, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता। 7.14 इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन MP एंड इंडियन इकोनॉमी। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से कोरिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है। आर्थिक विकास के तत्व 7.15 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के आर्थिक और अनार्थिक पहलू क्या होते हैं, क्या तत्व होते हैं, इन पर बातें इस टॉपिक के अंतर्गत की जाती हैं। 7.16 फिर से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या फार्म से रिलेटेड टॉपिक है। कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी के मुद्दे। इश्यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी फॉर फार्म सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर सोशल सेक्टर्स। 3 नंबर के बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, जैसे अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है ना, रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है। ये तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट टॉपिक है इसमें 7.17 लोक वितरण प्रणाली, इट मीन्स PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके उद्देश्य क्या है, इसकी फंक्शनिंग या कार्य प्रणाली क्या है, लिमिटेशन, सीमाएं क्या हैं, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक की अवधारणा क्या है और इससे संबंधित मुद्दे। ये तमाम टॉपिक्स पेपर नंबर 3 के पार्ट B इंडियन इकोनॉमी में सम्मिलित किए गए हैं। इन टॉपिक्स को देखने पर हमें ये लगता है कि यहाँ पर हमें एक क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है का मतलब ये है कि हम ये 17 टॉपिक्स को कवर किस प्रकार से करें, क्या हमारा स्मार्ट वर्क हो कि इन तमाम टॉपिक्स को हम कवर करते हुए बहुत ही इजी वे में हम अपने उत्तर को लिख सकें और
कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो हमसे अनटच्ड हो और एग्ज़ाम में अगर उससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो वो हमसे छूट जाए। यहाँ आपको एक छोटी सी रणनीति बनानी होगी। कैसी रणनीति? बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद या पिछले प्रश्न पत्रों में उनके प्रश्नों को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से 3 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न अपेक्षाकृत नहीं आते। तो उन टॉपिक्स पे केवल हम लंबे उत्तर को लिखने की प्रैक्टिस करें। मैं बताऊंगा अपने आगामी वीडियोस में, जब ये टॉपिक मैं लूँगा, कि इन टॉपिक्स पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं गेसिंग पेपर, उस टॉपिक पे कहीं ना कहीं एक पहले से आकलन करके आप प्रश्नों की एक प्रश्नावली बना सकते हैं, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, सूची बनाकर आप ये जान सकते हैं कि इस टॉपिक से बाहर ये प्रश्न नहीं आएगा। तो सभी टॉपिक्स पे बहुत डीप तक जाने की या प्रोफाउंड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे टॉपिक जिन टॉपिक्स पे काफ़ी करंट भी है या काफ़ी कंटेंट है, उन टॉपिक्स से 3 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न आएंगे और वहाँ पे आपको बहुत ही सघन अध्ययन करना होगा। यहाँ पे जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस 2018 के प्रश्न पत्र का पेपर नंबर 3 का लाया हूँ। अगर मैं एक बहुत ही शॉर्ट में इस चीज़ पे चर्चा करूँ तो मैं यहाँ पाऊँगा कि ये जो प्रश्न है यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी इस वीडियो के माध्यम से बता पाना संभव नहीं है। आगामी वीडियोस में हम एक एक वर्षों के जो पेपर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो 2018 के मेंस का प्रश्न पत्र है, उसमें 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स और 15 मार्कर्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे 2018 की मैं बात करूँ, ध्यान दें आप लोग, 2018 में 3 मार्कर्स का पहला ही क्वेश्चन था कि विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। तीसरा प्रश्न है नेट इनफ्लो, शुद्ध प्रवाह। चौथा प्रश्न है हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग। 5वां प्रश्न है ब्रिक्स के सदस्य, मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। 6वां प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्य। इस प्रकार से यहाँ पर 15 प्रश्न हैं। यहाँ पे अब 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या हो, 1-2 एग्जाम्पल केवल देता हूँ, क्योंकि बाद में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही मुझे कहीं ना कहीं वीडियो बनाना है। बहुत ही ब्रीफ में ओवरव्यू एक देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न था कि विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है। अगर इस लेटेस्ट अभी करंट में 2016 में सभी लोगों ने विमुद्रीकरण इस शब्द को बार बार सुना और बहुत ही एक कॉमन सा वर्ड ये हो गया, क्योंकि आप कहीं पे भी समाज में जाएं तो जिस सिचुएशन में जो चीज़ें घटित होती हैं कहीं ना कहीं उसकी चर्चाएं हर जगह होती रहती हैं। तो इकोनॉमिक्स के भारी भरकम शब्दों का प्रयोग भी एक आम आदमी के द्वारा इतनी आसानी से किया जाने लगा जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए और उसकी जगह नई करेंसीज लॉन्च की गई। तो विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है, 3 नंबर का अगर ये प्रश्न है और वहाँ पर यदि आप 2016 की विमुद्रीकरण की केवल चर्चा करके उस आंसर को कंक्लूड करेंगे तो हमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो क्या करें फिर? तो हमें प्रश्न का नेचर पहले समझना होगा कि पूछा क्या गया है। आमतौर पे कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के जवाब होते हैं या प्रश्न पत्र देने के बाद ऐसा उनका एक अपना खुद का राय होता है कि सर मैंने तो बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, बहुत अच्छी मार्किंग होगी मेरे इस पेपर में। और जब यथार्थ से सामना होता है, वास्तव में जब हम उसका रिज़ल्ट आता है, स्कोर कार्ड आता है, तो हम ये पाते हैं कि उसके आंसर्स शायद उतने अच्छे नहीं रहे होंगे जिस कारण से यहाँ उनको कम अंक प्राप्त हुए। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन का नेचर नहीं समझा और उत्तर लिखना चालू कर दिया तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। यहाँ 2016 के विमुद्रीकरण के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ विमुद्रीकरण एक जो शब्द है डीमोनेटाइजेशन, इसका अर्थ पूछा है, जहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये लिख सकते थे कि सरकार के द्वारा, ठीक है, समय समय पर काले धन को नियंत्रित करने, ठीक है, जाली नोटों से छुटकारा पाने आदि के उद्देश्य से, ठीक है, अपनी करेंसीज में जो बदलाव लाया जाता है। इस सेंटेंस में और अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप इसे आगे पीछे जोड़कर लिख सकते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ अभी। इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। अर्थ बताना है, क्या तात्पर्य है, न कि भारत में कब कब डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसकी हम चर्चा करें, कौन कौन से नोटों का हुआ है इस पर चर्चा करें, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था जीएसटी के बारे में।
जीएसटी, इसमें भी प्रश्न क्या पूछा है, पहले प्रश्न को हम समझ लें। इसमें पूछा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं। अब वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं, इसमें जीएसटी का इतिहास वैश्विक स्तर पर जो है वहाँ से आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या समझते हैं, जीएसटी क्या है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लिखना चाहिए था कि यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की व्यवस्था है जहाँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अलग अलग जगहों पर जो विभिन्न अलग अलग दरों से कर लगाए जाते हैं, इन सबको एकीकृत करके एक कॉमन टैक्स सिस्टम, ठीक है, एक एकीकृत साझा बाजार बनाने का जो प्रयास किया गया इस कर को लगाकर या इस व्यवस्था को अपनाकर, यह व्यवस्था जीएसटी थी, वस्तु एवं सेवा कर थी। लास्ट में चाहे तो एक लाइन मेंशन कर दें आप कि 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया है। नेट इनफ्लो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रीन अकाउंटिंग एक यहाँ पर अच्छा प्रश्न है कि जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में हमने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा दिया, उसके लागत को घटाकर जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन। यहाँ पर मुद्रा के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, करंट का प्रश्न था ये उस समय के हिसाब से, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा एक जो योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे शब्दों में युवा, शिक्षित, प्रशिक्षित लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना इस योजना का उद्देश्य अगर पूछा है, हाँ यहाँ उद्देश्य ये पूछा है, का उद्देश्य मुद्रा योजना का था। उसके बाद अगर आप चाहें तो भारत में कब लॉन्च किया गया, इसको आप यहाँ मेंशन कर सकते थे। यहाँ पर और प्रश्न बहुत सारे हैं। 3 नंबर में विकेंद्रीकृत योजना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, रोजगार की गुणवत्ता, डीबीटी सब्सिडी वाला ये है कहीं ना कहीं पार्ट ये। मध्य प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के कोई 2 कारण। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करें, 2 कारण पूछा है, 2 कारण ही लिखें, वहाँ पर ओवर स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2 कारण में से 3 नंबर अगर लाना है तो ऐसे सटीक 2 कारण हो जो 3 नंबर आपको दिला सकें। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे जैसे आधारभूत अधोसंरचना या संरचना का पर्याप्त विकास ना हो पाना, विकास का अभाव और पर्याप्त विकास ना हो पाना, दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, आप वित्तीय उपलब्धता को लेकर कुछ वहाँ पे बातें लिख सकते थे, तो ये कारण आप यहाँ पर लिख सकते थे। ऐसा एक प्रश्न और है, क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण। तो जहाँ पर स्पेसिफिक आपको ये शब्द लिख दिया गया हो, 2 कारण, 3 कारण, इसका अर्थ क्या। एक प्रश्न जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, ब्रिक्स के सदस्य। अब ब्रिक्स के सदस्य में आपको केवल ब्रिक्स के सदस्य चूंकि पूछा है तो केवल सदस्यों का नाम लिखना है वहाँ पर, और आपको मुख्यालय, स्थापना, साउथ अफ्रीका कब इंक्लूड हुआ, ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा ब्रिक्स लिखा हुआ है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सटीक जवाब 3 में से 3 नंबर। 6 नंबर के 1-2 प्रश्न मेरे पास हैं अभी, मैं जो चर्चा के लिए लाया था, और इसमें आपको क्या करना चाहिए इस पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक प्रश्न मैंने लिखा था जो 2018 के मेंस का प्रश्न है। नरसिंहम समिति के सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, व्हाट मेजर्स हैज़ बीन अंडरटेक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिफॉर्म्स इन इट्स फाइनेंशियल सेक्टर ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिंहम कमेटी। 6 नंबर प्रश्न में आपको और सावधानी रखनी होगी क्योंकि यहाँ 100 शब्द हैं आपके पास और प्रश्न लेंदी है। 100 वर्ड्स में लिमिटेड टाइम में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो नरसिंहम कमेटी पढ़ते ही, आमतौर पर प्रीलिम्स में भी जब हम नरसिंहम कमेटी पढ़ते हैं तो हमें नरसिंहम कमेटी 1991 के बारे में क्लिक करता है और हम सीधे नरसिंहम कमेटी 1991 का लिखना चालू कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं होगा। यहाँ जब तक उसने पर्टिकुलरली नरसिंहम कमेटी 1991 नहीं लिखा है तब तक हम केवल 1991 की चर्चा नहीं कर सकते। नरसिंहम कमेटी 2 बार बनी थी, 1991 में बनी थी और 1998 में भी बनी थी। तो नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के क्या प्रयास किए गए, अगर ये प्रश्न लिखना था तो आप या तो, चूंकि ये 2 बार कमेटी बनी थी, इतने कंटेंट हैं कि आप 100 शब्दों में पैराग्राफ के फॉर्म में इसे नहीं दिखा सकते, तो आप इसे कुछ डायग्राम और कुछ पैराग्राफ का मिश्रण करके भी ये उत्तर लिख सकते थे। आप डायग्राम बना सकते थे कि 1991 में रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, बैंकों का विलय करना है, निजी बैंकों को बढ़ावा देना है,
SLR में क्रमबद्ध तरीके से कमी लानी है। ठीक है, जो बोर्ड होते हैं बैंकों के लिए, उन बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना है या नहीं रखना है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य बैंकों को दोहरे नियंत्रण में नहीं रखना है। बैंकों को, अन्य बैंकों को, जैसे अन्य बैंक RBI से भी दिशा निर्देश प्राप्त करें, वित्त मंत्रालय से भी करें, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था। तो दोहरी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक नियंत्रण व्यवस्था है उसे समाप्त करना है। तो डायग्राम के फॉर्म में आजू बाजू आप 1991 एंड 1998 इन दोनों नरसिम्हम कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। 6 में आपको एक अच्छे खासे नंबर वहाँ प्राप्त हो सकते थे। प्रश्न का नेचर समझना होगा। शेयर बाजार के कार्यों को समझाइए, एक प्रश्न था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। NRLM कुछ योजनाओं पर भी आधारित प्रश्न आते हैं। ये योजनाओं पर आधारित प्रश्न अमूमन 6 नंबर पर आते हैं। 1 से 2 योजनाएं हमेशा आती हैं, खासकर वे योजनाएं जो करंट में बहुत हिट हैं, बहुत प्रचलित हैं। जैसे उस समय जो प्रश्न आया था NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बहुत फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर करंट की उस योजना को आप पढ़ के गए हैं तो मतलब कब प्रारंभ हुई, ठीक है, उससे लेकर किस मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से 100 शब्दों में अगर आप प्रेजेंट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक अच्छा अंक अर्जित किया जा सकता है, अच्छे अंक मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ 6 नंबर और 15 नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जहां आपकी राय, आपके विचार पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस का जवाब आपको बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। अच्छे विचार रखने होंगे। दिखना चाहिए परीक्षक को कि व्यक्ति ने अर्थव्यवस्था की पढ़ाई अच्छे से की है और समसामयिकी जो मुद्दे हैं या अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं व्यक्ति की पकड़ है। जैसे प्रश्न है यहाँ पे, भारत में वित्तीय क्षेत्र में RBI ने अपना योगदान एक नियंत्रक से सहायक के रूप में क्यों बदल दिया? मतलब पहले कंट्रोलर था और अब एक सहायक के रूप में। ठीक है, वाई डिड RBI हैव टू चेंज इट्स रोल फ्रॉम कंट्रोलर? ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर का क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र का क्वेश्चन है कि पहले नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा था, अब सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि सरकार की वह किस प्रकार से सहायता कर रहा है और आम लोगों के लिए। ठीक है, कायदे से तो RBI को इस्टेब्लिश किया गया था कि भाई वो बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखे, लेकिन बाद में उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आम जनता तक वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, उसको कहीं ना कहीं वो सार्थक सिद्ध कर सके। उसने नाबार्ड की स्थापना की, IDBI की स्थापना की, अलग अलग समय पे ऐसे तमाम कार्य RBI ने किए हैं जो यह दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसने कई ऐसे प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र को कई ऐसे तमाम कार्य किए हैं। इन सब बातों का जिक्र इस आंसर में आना चाहिए था। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तारित तरीके से आगे मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। अंतिम में 15 नंबर का प्रश्न चर्चा कर लें। 2018 के पेपर का ये है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सरकार ने किन किन पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से प्लान्स ऐसे लाए जिससे वो भारत में बेरोजगारी दूर कर सके। यहाँ पर आपको आंकड़े भी देने होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो ड्राफ्टिंग हुई और इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें भारत में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी और 5 साल के पश्चात अर्थात 1956 में भारत में कितने बेरोजगार होने की संभावना जताई गई। और इन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने ऐसे कौन से प्लान्स किए कि इसमें से अधिकतम बेरोजगारी को दूर किया जा सके। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा से लेकर वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट तक किन किन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्लान्स किए गए कि बेरोजगारी भारत से दूर की जा सके। बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा सा उत्तर यहाँ पर लिखा जा सकता है आंकड़ों के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको उस दिन 2019 मेंस स्ट्रैटेजी एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे, मैं ये बात का जिक्र किया था इस बात का मैंने कि फैक्ट्स एंड फिगर्स का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है उन प्रश्नों पर जहाँ इसकी आवश्यकता है, जहाँ ये प्रासंगिक लगे। अब उसका उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या कितनी थी, ये भी अगर आप लिख दें और एग्जैक्टली कौन कौन से प्लान्स उन पर्टिकुलर 5 ईयर्स प्लान्स में लाए गए थे केवल बेरोजगारी को लेकर, इसका भी अगर एक प्रॉपर खाका तैयार कर दें आप वहाँ पे, तो बहुत अच्छी मार्किंग यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे थे कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बीच में डिफरेंस से लेकर पूरा ओवरऑल मेंस के जो सिलेबस है हमारा 2019 या ओल्ड सिलेबस
इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो कि हम अधिकतम अंक अर्जित कर सकें, इस पे मैंने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। आगामी वीडियोस में मैं जो 17 टॉपिक हैं, मैं 2019 के मेंस के बच्चों को स्पेशली ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जो मेरे आगामी वीडियोस हैं और पेपर नंबर 3 का जो पार्ट बी है, ये 17 टॉपिक बहुत ही कम समय में मैं आपका तैयार कर दूंगा। PDF के माध्यम से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और लिमिटेड टाइम में आप बहुत अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छे लेखन कौशल को इस विषय में विकसित कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आगामी वीडियोस में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 17 टॉपिक हैं या जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेंस का सिलेबस है, उसमें 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पर मैं अपने वीडियोस लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।